जय हिंद डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आप लोग को आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका का पाठ 3 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी और जिसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। बच्चों, इस पाठ के लेखक जगदीश चंद्र माथुर का जीवन परिचय हम आपको अपने पहले के वीडियो में पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई सन 1917 को खुर्जा बुलंदशहर जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 14 मई सन 1978 ईस्वी में हुआ था। तो आज हम लोग इनके द्वारा लिखित एकांकी रीढ़ की हड्डी पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम जानते हैं रीढ़ की हड्डी इसका नाम क्यों पड़ा है। तो पहला चीज़, रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर में होती है, जिसके बारे में आपको पढ़ाया गया होगा, जिससे हमारा शरीर सीधा रहता है, हमें खड़े होने में आसानी होती है, हम सीधे खड़े हो सकते हैं। लेकिन यहाँ इस पाठ में रीढ़ की हड्डी जो है स्वाभिमानिता का प्रतीक है। इस पाठ को शुरू करने से पहले एक चीज़ और आपको बता दूं कि यह पाठ जो है एक नाटक की तरह लिखा हुआ, यानी यह एकांकी होते हुए भी नाटक की तरह लग रहा है। इसके कई पात्र हैं, तो इन पात्रों के बारे में अगर हम आप लोग को बता दें तो आपको समझने में आसानी होगी। तो इस पात्र में सबसे पहले जो है राम स्वरूप आते हैं, ठीक है, और उनकी पत्नी प्रेमा है, और उनके रामस्वरूप के नौकर का नाम है रतन, तथा रामस्वरूप की एक बेटी है जिसका नाम है उमा, जो पढ़ी लिखी है, ठीक है, और उसी की शादी का इस पाठ में दिखाया गया है। तथा एक और पात्र हैं जिसका नाम है गोपाल प्रसाद, और उनके बेटे हैं शंकर, जो कि रामस्वरूप की बेटी उमा को देखने के लिए आ रहे थे घर पे। तो उसी का यहाँ पे वर्णन हुआ है। बच्चों, यह पाठ जो है हमारे समाज की शादी की समस्याओं को दिखाता है, ठीक है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। तो बच्चों, जैसे कि बताएं, ये राम स्वरूप के घर का बात है, ठीक है। उनका जो कमरा है वो मामूली तरह से, जैसे सारे लोग का कमरा सजा होता है वैसे उनका भी कमरा सजा हुआ। अंदर के दरवाजे से एक महाशय यानी एक आदमी की पीठ नज़र आ रही है। वो अधेड़ उम्र के यानी थोड़े ज़्यादा उम्र के मालूम हो रहे थे। और तख्त यानी जो एक तरीके से बेड कहते हैं, तख्ता कहते हैं, पलंग कहते हैं, वैसे यहाँ तख्त दिया गया। तख्त को पकड़े हुए हैं, पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं, यानी वो तख्ते को पकड़े होकर ले आ रहे हैं। और तख्त का दूसरा सिरा उनका नौकर पकड़ा हुआ है, ठीक है। बाबू यहाँ किसको कहा गया? राम स्वरूप को कहा जा रहा है, ठीक है। अब धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर बस उधर, यानी राम स्वरूप अपने नौकर से कह रहे हैं कि धीरे धीरे चल, तख्त को मोड़ दे, हाँ बस उधर ही मोड़ दे। नौकर, बिछा दो साहब। फिर नौकर पूछता है कि साहब इसको बिछा दो, यानी तख्ते को बिछा दो। बाबू जरा तेज आवाज़ में, नौकर जो है धीमी आवाज़ में बोलता है, बाप बिछा दूँ साहब। तो बाबू यानी राम स्वरूप जो थे वो तेज आवाज़ में मालिक की आवाज़ में कहते हैं, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या? बिछा दूँ साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है? नहीं, वो कह रहे थे जब परमात्मा के यहाँ, भगवान के यहाँ अकल बट रही थी तो जो तुम देर से पहुँचे थे, जो तुम्हारे पास कम अक्लक है, और यह मतलब वो तख्ता लाते हुए पसीने पसीने हो गए थे, ठीक है। तो इसलिए वो कहते हैं कि पसीना ये किस लिए बहाया है, यानी तख्ते को बिछाने के लिए ही बहाया है। नौकर तख्त बिछाता है ही, और उनका जो नौकर है वो तख्त को बिछाता है ही, यानी तख्त को बिछाते हुए हंसता रहता है। बाबू हंसता क्यों है?
अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज़ है, उसे सीधा कर यूँ हाँ बस, और सुन बहू जी से दरी मांग ला इसके ऊपर बिछाने के लिए। रामस्वरूप जो है अपने नौकर से कहते हैं, हंसता क्यों है। हम अपने समय की वो बात बता रहे हैं जब वो जवान थे, ठीक है, यंग थे, कि उस समय हमने भी बहुत ज़्यादा कसरतें की हैं। कलसों से यानी कलश से नहाते थे लोटों की तरह, जैसे आजकल लोग लोटे से नहाते हैं वैसे वो कलसों से नहाते थे। कलश लोटे से बड़ा होता है, उसमें ढेर सारा पानी आता है। और यह तख्त क्या चीज़, यानी जब वो कलसों से नहा सकते हैं तो तख्त भी उठा सकते हैं। उसे सीधा कर यूँ हाँ बस, नहीं तख्त को सीधा करने के लिए कहते हैं। और कहते हैं बहू जी से यानी अपनी पत्नी से कहते हैं दरी मांग ला इस तख्त के ऊपर बिछाने के लिए। चद्दर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही, ठीक है। और फिर चद्दर लाने के लिए कहते हैं जो कल धोबी के यहाँ से धुल के आती है। नौकर जाता है, बाबू इस साहब इस बीच में मेज़पोश ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती हैं। गंदमी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज़ से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त है। उनके पीछे भीगी भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा था, खाली हाथ। बाबू साहब रामस्वरूप दोनों तरफ देखने लगते हैं। यानी जब नौकर जाता है तो बाबू साहब जो हैं वो मेज़ पोश ठीक करते हैं और एक गुलदस्ते को झाड़न से यानी झाड़ने वाले सामान से साफ करते हैं। कुर्सी पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं, कुर्सी को भी साफ करते हैं। और सहसा का अर्थ होता है अचानक। अचानक उस समय घर की मालकिन प्रेमा आती हैं, यानी प्रेमा जो है रामस्वरूप की पत्नी है वो आती हैं। और उनका रंग कैसा है, गंदमी रंग है, ठीक है, ना बहुत गोरा ना बहुत सांवला, ठीक मीडियम रंग है, छोटा सा कद है। और चेहरे और आवाज़ से पता चलता है कि वो किसी काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त है। यानी उनकी आवाज़ से और चेहरे से ऐसा लग रहा था कि वो जैसे किसी काम को बहुत करने में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। और उनके पीछे पीछे जैसे भीगी बिल्ली होती है उसी तरह उनका नौकर आता है, ठीक है, खाली हाथों भी, क्योंकि उसको चद्दर लाने के लिए कहा जाता है और दरी, लेकिन वो खाली हाथ आता है। और इसलिए रामस्वरूप जो हैं, बाबू साहब जो यहाँ कहा गया वो रामस्वरूप को कहा जा रहा है, दोनों की तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या ज़रूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। यानी प्रेमा जो रामस्वरूप से कहती हैं तुम्हें इस वक्त धोती की क्या ज़रूरत पड़ी है, ऐसे ही बहुत ज़्यादा काम है जो जल्दी जल्दी कर रहा है। रामस्वरूप धोती, वो रामस्वरूप मतलब चौक के कहते हैं धोती किस लिए, धोती। प्रेमा, हाँ अभी तो बदल कर आए हो फिर ना जाने किस लिए। यानी प्रेमा कहती है अभी धोती बदल के आए हो फिर ना जाने किस लिए धोती मांग रहे हो। रामस्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने है। फिर रामस्वरूप प्रश्न पूछते हैं कि प्रेमा से कि तुमसे धोती किसने मांगी। प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। यानी रतन ने कहा था कि बाबू साहब ने धोती मांगी है। रामस्वरूप, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या। मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई उसे मांग ला, अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। यानी रामस्वरूप नौकर को अपने डांटते हुए कहते हैं, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी, यानी रुई टाइप से कुछ लगा रखा है, तेरे लिए मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई उसको ला, अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं। और फिर वो उसे उल्लू कहते हैं। प्रेमा, अच्छा जा, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बॉक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला, ठीक है। रतन फिर पूछता और दरी, यानी जब वो प्रेमा कहती हैं कि पूजा वाले कमरे में लकड़ी के बॉक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे उनमें से एक चद्दर उठा ला, तो रतन कहता है दरी कहाँ है, मैंने दरी भी लाना था। प्रेमा, दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है, ठीक है। रामस्वरूप दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। बीबी जी यानी रामस्वरूप की बेटी को यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। वो दरी खुद उठाते हैं और नौकर से कहते हैं कि बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम और सितार भी जल्दी ला। रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं, यानी उनकी जो रामस्वरूप और उनकी पत्नी प्रेमा तख्ते पे दरी बिछाती हैं। प्रेमा, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। जो प्रेमा कहती है रामस्वरूप से कि वो जो तुम्हारी लाडली बेटी है, यानी उनकी जो बेटी है वो मुंह फुलाए यानी गुस्सा है। रामस्वरूप, मुंह फुलाए, और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो, जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं,
अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। रामस्वरूप कहते हैं मुंह फुलाए, यानी वो गुस्सा का क्यों है, और अगर वो गुस्सा है तो तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो, यानी तुम अपनी बेटी को मना नहीं सकते हो। जैसे तैसे तो वो लोग पकड़ में आए नहीं, जो लड़के देखने वाले हैं उनको कह रहा है कि जैसे तैसे आए। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से, यानी तुम्हारी मूर्खता से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। प्रेमा तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई। यानी प्रेमा कहती है मैं क्या करूं, मुझसे जो बना वो मैं की, लेकिन हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर पर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते ही नहीं। अपना ज़माना अच्छा था, आई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी है, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी BA MA की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। फिर प्रेमा कहती है कि मेरी समझ में पढ़ाई लिखाई नहीं आता है, तुम्ही ने पढ़ा लिखा कर अपने सिर पे उसे चढ़ा रखा है। हम अपना ज़माना अच्छा नहीं, प्रेमा अपने ज़माने को कह रही बहुत अच्छा था। आई पढ़ ली, यानी थोड़ी बहुत हिंदी पढ़ ली, थोड़ी बहुत गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी नामक एक पत्रिका आती थी, ठीक है, जैसे आजकल बहुत सी पत्रिकाएं मार्केट में आती हैं बाज़ार में, उसी तरह स्त्री सुबोधनी एक पत्रिका आती थी जिसे लोग पढ़ते थे। उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी होती थी, घर गृहस्थी से रिलेटेड बातें लिखी होती थी, ठीक है, तो उसको लड़कियाँ पढ़ लेती थीं। और ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी BA जो स्त्री सुबोधनी में लिखा रहता तो वो BA MA की पढ़ाई में नहीं होगा। और आजकल के लक्षण ही अनोखे हैं, यानी आजकल के लक्षण जो है बहुत ही अनोखे हैं, बहुत ही अजीब हैं। रामस्वरूप ग्रामोफोन बजा होता है ना। प्रेमा क्यों, यानी रामस्वरूप कहता है ग्रामोफोन बजा होता है ना, तो प्रेमा कहती है क्यों। रामस्वरूप दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं लिया। प्रेमा हटो भी, तुम्हें ठठोली सूझती है रहती है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते हैं। अब देर ही कितनी रही उन लोगों के आने में। रामस्वरूप जो है हंसी मजाक करते हैं, तो प्रेमा कहती है चलो हटो, तुम्हें ठठोली यानी हंसी सूझती है। यह नहीं होता कि अपनी उमा को राह पर लाते, नहीं अपनी बेटी को, उमा जो है रामस्वरूप की बेटी है, तो कहते अपनी बेटी को मना सकें। अब कितनी देर रह गई उन लोगों के आने में, यानी लड़के वालों के आने में कितना देर लग गया। रामस्वरूप तो हुआ क्या। रामस्वरूप कहते तो क्या हुआ। प्रेमा तुम्ही ने तो कहा था जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों से ना जाने किस जन की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। यानी प्रेमा जो थी वो कह रही है तुम्ही ने कहा था ज़रा ठीक ठाक करके लेके आना, मतलब उमा को थोड़ा सा अच्छे से तैयार करके लेके आना। लेकिन आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, उनके कहने मतलब लड़की कितनी सुंदर हो, लेकिन अगर वो मेकअप ना करे, पाउडर क्रीम ना लगाए, तो लड़के वाले उसे पूछते नहीं हैं, यानी उसे अच्छा नहीं मानते हैं, ठीक है। और इसलिए वो अपनी बेटी के सामने पाउडर रखा था, क्रीम रखा था, मेकअप के सामान रखे थे, लेकिन वो कहती है उसमें उसे तो ना जाने किस जन से नफरत है मेकअप के सामान से। और इतना उनका कहना था कि उनकी बेटी उनके आंचल में मुँह लपेट कर रोने लगी। और फिर वो कहती हैं कि मैं तुम्हारी इस लड़की से बाज आई। रामस्वरूप ना जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। नहीं, रामस्वरूप कह रहे हैं कि ना जाने उमा का कैसा दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सारे पाउडर का, मतलब आजकल की जो लड़कियां हैं वो पाउडर बहुत ज़्यादा लगाती हैं। प्रेमा अरे मैंने तो पहले ही कहा था इंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी ना उठानी पड़ती। पर तुम तो, यानी प्रेमा कहती है कि वो पहले ही कही थी कि अपनी लड़की को कम पढ़ाया लिखा, लेकिन वो उसे ज़्यादा पढ़ाए थे। रामस्वरूप बात काट कर चुप 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 दरवाजे में झांकते हुए, यानी रामस्वरूप प्रेमा की बात काटते हैं, कहते हैं चुप रहो, उसे चुप रहने कहते हैं, दरवाजे पर झाँकते। तुम्हें कतई अपनी ज़बान पर काबू नहीं है। कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगल देती हो। उनके आने तक तो ना जाने क्या हाल करोगे। यानी रामस्वरूप अपनी पत्नी को चुप रहने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी जो बेटी थी वो बहुत पढ़ी लिखी थी और लड़के वाले को कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी, तो वे लड़के वालों से अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई छिपाए हुए थे।
तो इसलिए कहते हैं कि कल ही मैंने तुम्हें बता दिया था कि उन लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ कह देती हो, यानी पढ़ाई की बातें कह दे रही थी। प्रेमा, अच्छा बाबा मैं ना बोलूँगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे मेरा काम बता दो। यानी प्रेमा कहती है अच्छा ठीक है मैं नहीं बोलूँगी, जो तुम्हारा मन हो वो करो, बट मुझे मेरा काम बता दो। रामस्वरूप, तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, ना सही पाउडर वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना। रतन का आना आ गया, रतन इधर ला, बाचा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा उधर से, चद्दर बिछाते हैं। यानी रामस्वरूप कहता है कि उमा को जैसे तैसे तैयार करके ले आना है, ना सही पाउडर, यानी पाउडर नहीं लगाएगी तो रहने देना, वैसे ही कौन सी बुरी है, मतलब उनके कहने मतलब है मेरी बेटी बिना पाउडर की ही अच्छी लगती है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना। तभी रतन आ जाता है और रतन से कहते हैं अच्छा ला इधर ला, बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो उधर से, और फिर वो लोग चद्दर बिछाते हैं। प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी, फल रखे ही हैं, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन तो आया ही नहीं। यानी प्रेमा कहती है नाश्ता तैयार है, मिठाई वो लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी है, फल भी रखा, चाय तैयार है और टोस्ट, हाँ टोस्ट के साथ मक्खन चाहिए था और मक्खन नहीं था। रामस्वरूप, क्या कहा मक्खन नहीं आया, तुम्हें भी किस वक्त याद आई है, जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सोचती नहीं। अब बताओ रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे, दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरे के मारे। यानी रामस्वरूप कहता है मक्खन नहीं है और तुम्हें इस वक्त याद आई है, मक्खन की दुकान तुम जानती हो दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात नहीं सोचती। अब बताओ रतन मक्खन लाए या घर का काम करे। और फिर वो कहते दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, लेकिन नखरे के मारे, यानी उसके बहुत से नखरे थे इसलिए वो नहीं आया। प्रेमा, यहाँ का काम कौन ज़्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक है, बाजा सितारा आ गया ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज़ खुद ले लेना, इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, 2 आदमी ही तो हैं। यानी प्रेमा समझाती है कि कौन सा काम ज़्यादा है, सब कमरा ठीक हो गया, बाजा सितार आ गया है, नाश्ता बराबर के कमरे में रखा हुआ, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, 2 ही आदमी तो है, तब तक रतन मक्खन ले आएगा। रामस्वरूप, हाँ एक तो बाबू गोपाल प्रसाद, दूसरा उनका खुद लड़का, देखो उमा से कह देना जरा करीने से आए, ये लोग जरा ऐसे ही हैं, गुस्सा तो मुझे भी आता है इनके दकियानूशी ख्यालों पर, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। ठीक है, तो रामस्वरूप कहते हैं हाँ एक तो बाबू गोपाल प्रसाद है और दूसरा उनके खुद लड़का है जो उमा को देखने आ रहा था, और कहते हैं कि उमा से कह देना करीने से यानी सही से पेश आए, ये लोग ऐसे ही हैं। फिर रामस्वरूप कहते हैं ये लोग ऐसे ही हैं कि मतलब उनको कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी, और जबकि अपने खुद पढ़े लिखे हैं। तो रामस्वरूप कह रहे हैं कि मुझे भी गुस्सा आता है उनके दकियानुसी यानी पुरानी ख्यालों पर कि खुद पढ़े लिखे हुए हैं, ठीक है, वकील हैं, यानी रामस्वरूप जो गोपाल प्रसाद थे शंकर के पिताजी, ठीक है, वो पढ़े लिखे थे, वकील थे, सभा सोसाइटी में जाते थे, मगर लड़की चाहते हैं कि ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। फिर प्रेमा पूछती है और लड़का यानी लड़का क्या चाहता है। रामस्वरूप, बताया तो था तुम्हें, बाप शेर तो लड़का सवा शेर, BSc के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है और मेडिकल कॉलेज में, कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा है, क्या करूं मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और उनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। ठीक है, तो रामस्वरूप कहते हैं बताया तो था तुम्हें कि अगर बाप शेर है तो लड़का सवा शेर है, यानी बाप अगर है तो लड़का उससे भी ज़्यादा है, मतलब कम पढ़ी लिखी लड़की जाता है, और BSc करने के बाद लखनऊ में ही मेडिकल की यानी डॉक्टरी की पढ़ाई करने लगा है, और वो मतलब लड़का खुद कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, ठीक है, तालीम यानी शिक्षा का दूसरा है। और फिर रामस्वरूप कहते हैं मजबूरी है, मतलब है अपना, वरना इन लड़कों को कोरी कोरी यानी बहुत उल्टा सीधा सुनाता। रतन, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा था, जल्दी जल्दी बाबूजी बाबूजी, क्या है कोई आते हैं, यानी रतन जो है जो दरवाजे के पास खड़ा था जल्दी जल्दी आता है, कहता है बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप पूछते हैं क्या है, तो रतन कहता है कोई आते हैं। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर जाकर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ए प्रेमा वे आ भी गए। नौकर पर नज़र पड़ते ही, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ़, गया नहीं मक्खन लाने, सब चौपट कर दिया, अबे उधर से नहीं अंदर के दरवाजे से जा।
नौकर अंदर जाता और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ जाती है, उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। ओह, यह बाजा वह नीचे रख गया, कमबख्त। रामस्वरूप, तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ, जल्दी। प्रेमा जाती है। बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं, किवाड़ों पर दस्तक। हाँ हाँ, आइए आइए। यानी रामस्वरूप जो है नौकर से कहता, तू यहीं खड़ा, अभी तक मक्खन नहीं लाया, जा मक्खन ले आ। सब चौपट कर दिया। डांटता है रतन को। रतन अंदर के दरवाजे से मक्खन लेने के लिए जाता है, ठीक है। और प्रेमा अंदर जाती है और रामस्वरूप जो है फिर जब किवाड़े पर यानी दरवाजे पर दस्तक होती है तो जाते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ आइए आइए, यानी गोपाल प्रसाद और उनके बेटे को आने के लिए कहते हैं। बच्चों, आज हम लोग बस यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।